बुला बुला कर बीच में तुम्हें बताऊंगा कि इस चैप्टर में से ये टॉपिक आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर ये स्टार्ट होगी सर। हाँ, आरिफ सर, बस हमारा थोड़ा सा यहाँ ये गेट्स क्यों नहीं आने जनरल डिस्टर्ब करते हैं। बायोमोलिक्यूल से बेटा आज बायोमोलिक्यूल्स बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करते हैं क्योंकि एमाइंस क्लियर हो चुका था। बायोमोलिक्यूल चला। अच्छा तो ठीक है, अभी तो बायोमोलिक्यूल्स में मेरा जो पोर्शन है मेन कराने का वो है कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि विटामिन्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स बायो में बड़े अच्छे से हैं, है ना। आप बायोमोलिक्यूल्स में पहला पॉइंट जो आपका होगा, आप टेंशन ना लें, सीधी सी बात है, आप अपना ना हौसला डाउन ना होने दें। शादी का सारा खेल कॉन्फिडेंस का है, कॉन्फिडेंस है तो कामयाब हो, और कॉन्फिडेंस जहां लूज करोगे तो बस मामला खराब हो जाएगा। कॉन्फिडेंस का सारा खेल है, कॉन्फिडेंस अपना बिल्डअप करके रखना है। चल बायोमोलिक्यूल्स, आज तो 12 बजे तक ही चलेगी ना क्लास? हाँ 12 बजे मुझे बता दो, क्योंकि आज हमारे यहाँ मीटिंग है। ठीक है, 1 बजे कॉलेज में कल से एग्जाम है ना। सबसे पहले मुझे बताओ, आप पहला हेडिंग लिखना आपको, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। क्योंकि वर्ड से समझो, कार्बो का मतलब आपका कार्बन है, कार्बन है, प्लस हाइड्रेट्स किसे कहते हैं, वाटर को कहते हैं, हाइड्रेट वाटर मॉलिक्यूल्स को कहते हैं। द हाइड्रेट ऑफ कार्बन इज कॉल्ड द कार्बोहाइड्रेट्स। जनरल फॉर्मूला क्या होता है आपका, जनरल फॉर्मूला होता है CH2O होल Y। लेकिन इसमें कुछ एक गड़बड़ थी कि यहाँ सभी कार्बोहाइड्रेट इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते। कुछ ऐसे कंपाउंड है जो इस फॉर्मूले को तो फॉलो करते हैं बट कार्बोहाइड्रेट नहीं है। कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते बट वो कार्बोहाइड्रेट हैं। तो ये पहला था नॉर्मल आपका। सीधी सी बात है, आपको डेफिनेशंस याद रखनी है। डेफिनेशंस बताइए क्या होते हैं आपकी, एनसीईआरटी वाली डेफिनेशंस। एनसीईआरटी वाली डेफिनेशंस बताओ, इसकी क्या होगी, यानी कार्बोहाइड्रेट्स की। लिखो, द ऑप्टिकली एक्टिव, द ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, द ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और that compounds which give these units on hydrolysis, these unit on hydrolysis। साक्षी तो आई थी, कहाँ है वो, क्या है? साक्षी बारी है, चंपा आई हुई है। इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। देखो क्या कहते हैं, पहला पॉइंट लिखा आपसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। पहला पॉइंट आपने लिखा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसके बारे में बताइए आप, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। दूसरा आपका है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। फिर क्या कहा आपसे कि वे कंपाउंड, और आपके दूसरे कंपाउंड आपके कंपाउंड्स आपके जिनका आप हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो, हाइड्रोलाइसिस करने पर आपको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। देखो मैंने क्या कहा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ये ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए। अब एक वर्ड आया ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और दैट कंपाउंड्स व्हिच गिव्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ऑन हाइड्रोलाइसिस इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। तो यानी सीधी सी बात है, आपको कुछ भी याद नहीं रखना, जनरल फॉर्मूला वगैरह तो सब बात की बात है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड किसे कहता हूँ, आपके पास ये CHO है,
CHOH है, फॉल 4 कर लेता हूँ, CH2OH है, ये तो आपका हो गया पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्योंकि इसके पास CHO ग्रुप है। उसके बाद फिर आपका CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH होल थ्राइस, आपका CH2OH, ये आपका क्या हो गया पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ये आपका ग्लूकोज है, हर किसी बंदे को पता है ये आपका ग्लूकोज है, ये आपका फ्रुक्टोज। तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हुआ, दूसरा आपका पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हुआ। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और दैट कंपाउंड्स व्हिच गिव्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स ऑन हाइड्रोलाइसिस इज कॉल्ड आपके कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की जनरल आपको पॉइंट याद रखना कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। उसमें बात क्या याद रखी, ठीक है जी, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो एक बात लिखा मैंने, ऑप्टिकली एक्टिव, ये बात आप मुझे बताओ कि ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन वर्ड आया ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, एक वर्ड आया आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये वर्ड आया बेटा एक आपके पास। महिमा देखिए बताइए मैंने क्या कहा, इसका ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है? ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट में ऑप्टिकली एक्टिव होगी। ऑप्टिकली एक्टिव किन्हें कहते हैं? दोज कंपाउंड्स व्हिच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, नॉन एज द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। यानी जो भी कंपाउंड आपका, अच्छा बताइए मुझे ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्या? लैक्टिक एसिड, मैं लिख रहा हूँ लैक्टिक एसिड, देखियो लैक्टिक एसिड लिख रहा हूँ, एक आपका COH हो गया, एक OH हो गया, CH3 हो गया, H हो गया। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाए। यानी अगर किसी मॉलिक्यूल्स में सिंगल एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, यह सिंगल एसिमेट्रिक कार्बन, तो वो गारंटी है उसकी कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर किसी मॉलिक्यूल्स में सिंगल एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, सिंगल कायरल कार्बन है, तो 100% आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। बट अगर 2 और मोर एसिमेट्रिक कार्बन है, तब वो आपका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। फिर देखते हैं कि हाँ वो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, किसी टाइप की एलिमेंट ऑफ सिमेट्री शो तो नहीं कर रहा। अगर कोई मॉलिक्यूल किसी भी टाइप के एलिमेंट ऑफ सिमेट्री शो करेगा तो समझ लीजिए ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि इसके पास एक एसिमेट्रिक कार्बन है। एसिमेट्रिक कार्बन आयत क्या होता है? एसिमेट्रिक कार्बन बेटा, एसिमेट्रिक कार्बन किसे कहते हैं? दैट कार्बन whose all the four valencies satisfied by different atoms or groups known as the asymmetric carbon। यानी जिस कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट एटम या ग्रुप के द्वारा सेटिस्फाइड हो रही हैं, उसको आप एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। इस कार्बन से इधर आपका COH जुड़ा, इधर आपका OH जुड़ा, इधर आपका H जुड़ा, यहाँ पर आपका CH3 जुड़ा, तो सारे के सारे क्या है? डिफरेंट हैं। तो ये आपका क्या होगा? एसिमेट्रिक कार्बन होगा, और एसिमेट्रिक कार्बन होने की वजह से कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ऐसे ही मैंने लिखा ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, तो साधिका मैं लिख रहा हूँ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में मैं ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ये ग्लूकोज है आपका 1 2 3 4 5 6, ये आपका ग्लूकोज है। और आपको बताना ग्लूकोज में कितने एसिमेट्रिक कार्बन है, नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स इन ग्लूकोज। ग्लूकोज एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, और जब ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है तो तभी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा कि किसी भी टाइप की सिमेट्री ना शो करता हो, जिसके पास एसिमेट्रिक कार्बन हो। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इसके पास कितने एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन, कितने एसिमेट्रिक कार्बन है ग्लूकोज के पास? नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन इन ग्लूकोज बताओ कितने होंगे? यहां इस कार्बन के बारे में सोचिए पहले, इधर आपका CHO जुड़ा, इधर H अटैच है,
इधर OH ग्रुप अटैच है, इसको यहाँ पूरा माना जाएगा इस बॉन्ड से जो नीचे है ये पूरा एक माना जाए। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, और ये पूरा नीचे वाला पोर्शन अलग हो, तो कार्बन आपका क्या हुआ है, एसिमेट्रिक कार्बन। इससे अगले वाले कार्बन पे आओ। अब इससे अगले वाले कार्बन के बारे में जब आप सोचते हैं तो क्या कहोगे, इस वाले कार्बन पे ऊपर वाले पोर्शन को पूरा एक मानेंगे, इधर वाले को अलग, इसको अलग, और नीचे वाले को अलग माने, तो ये भी चारों के चारों क्या हो गए, डिफरेंट। तो ये भी एसिमेट्रिक कार्बन है, ये भी आपका एसिमेट्रिक कार्बन है, ये भी आपका एसिमेट्रिक कार्बन है, ये वाला भी है क्या शादी का। आपने पांचवा जो कहा सर 5 है, मैं तो 4 कह रहा हूं केवल। नीचे वाला क्यों नहीं है आयुषी, सबसे लास्ट वाला ये एसिमेट्रिक कार्बन क्यों नहीं है, ये वाला एसिमेट्रिक कार्बन क्यों नहीं है स्वाति, क्योंकि इसके पास सर 2 H एटम जो जुड़े हुए हैं वो सेम है। क्योंकि आपने कहा कि अगर किसी कार्बन एटम की चारों वैलेंसी डिफरेंट एटम्स और ग्रुप के द्वारा सेटिस्फाइड हो रही हैं, किसी भी कार्बन एटम की चारों वैलेंसी डिफरेंट एटम या ग्रुप के द्वारा सेटिस्फाइड हो रही है, तो वो आपका एसिमेट्रिक कार्बन है। साक्षी क्या बात है, ठीक नहीं है क्या, लग रहा गूंगी को जुकाम हो रहा, जुकाम तो महिमा के भी लगाएगी तो तुम तो ये आपका एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, 1 2 3 4 4 एसिमेट्रिक कार्बन है। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स आया, जब भी कभी एसिमेट्रिक कार्बन का पता चल जाता है तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स को फाइंड आउट करने का, 2 पावर n, 2 की पावर n किया तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, यहाँ आपको नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात हो रही है, ऑप्टिकल आइसोमर्स इज इक्वल 2 पावर n, n कितने हुए 4 हुए, 1 2 3 4, तो 2 पावर 4 किया तो आपका कितना हो गया 16। तो कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे ग्लूकोज के, 16 ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। और आपने एसिमेट्रिक कार्बन का पता करना है। अगर किसी कंपाउंड्स में एसिमेट्रिक, देखिए मान लीजिए मैंने क्या कहा कि किसी भी कंपाउंड में यदि एक सिंगल एसिमेट्रिक कार्बन है तो गारंटी 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा। बट अगर किसी कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा एसिमेट्रिक कार्बन है तो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब मैं आपके सामने लिख रहा हूं टार्ट्रिक एसिड HC, ये आपका COOH, ये आपका OH, ये आपका C के साथ H, ये OH, ये COH। इसमें कितने एसिमेट्रिक कार्बन है, कितने एसिमेट्रिक कार्बन है, पहले वाले इस कार्बन के बारे में देखें, जब इसके बारे में सोचते हैं ये अलग, ये अलग, ये अलग, और ये पूरा अलग हो गया, तो यहाँ एसिमेट्रिक कार्बन हुआ, और ये भी आपका एसिमेट्रिक कार्बन हुआ। क्या ये ऑप्टिकल आइसोमर है महिमा, इसके पास 2 एसिमेट्रिक कार्बन हुए, टार्ट्रिक एसिड है, तो क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा, क्यों, क्योंकि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर रहा है, क्योंकि इस मॉलिक्यूल्स को 2 इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, तो जब 2 इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड किया, यहां से आपने कट किया, ये जो 1 हाफ पार्ट है मिरर इमेज है सेकंड हाफ पार्ट की, इफ द 1 हाफ पार्ट द मिरर इमेज ऑफ द सेकंड हाफ पार्ट, then this types of line या imaginary line, a line which can divide a compound into 2 equal half parts and 1 half part the mirror image of the other half part and known as the plane of symmetry। यानी इस इमेजिनरी लाइन को, वो लाइन जो किसी मॉलिक्यूल्स को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, उस लाइन को कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, देखिए आया था, अगर ये वाला पोर्शन हाफ पोर्शन ये है, अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो ये वाला दूसरे वाला पोर्शन प्लेन पोलराइज को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो जितना ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है उतना ही दूसरा पोर्शन आपका एंटी क्लॉकवाइज, तो 50% क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, 50% एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, तो इसका मतलब रोटेशन कहीं भी नहीं होगा। अगर 50% क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है प्लेन पोलराइज, 50% क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, 50% एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, तो समझ लीजिए रोटेशन किसी भी डायरेक्शन में नहीं होगा, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ किस वजह से, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर रहा है। तो मैं आपसे बताना चाह रहा था कि ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या हुआ, यानी ऑप्टिकली एक्टिव उस कंपाउंड को कहते हैं जो कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है, उसे क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। ये आपका इसके पास 2 एसिमेट्रिक कार्बन होते हुए भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है,
ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ये वर्ड मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि कार्बोहाइड्रेट्स की जब डेफिनेशन लिखी है मैं, द ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और दैट कंपाउंड व्हिच गिव्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स ऑन हाइड्रोलाइसिस नॉन एज द कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये बात आपको याद रखनी है उसको। अगर मैं आपसे कहूं कि कीटोन के पास कितने एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स होंगे तो क्या कहोगे आप? हाउ मेनी एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स इन कीटोन्स? मैं कीटोन की स्ट्रक्चर आपके सामने लिख रहा हूं, तब आपको बताओ, मुझे देखते हैं। ये आपका कीटोन है। कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपका कीटोनिक है। सॉरी, उसका फ्रुक्टोज का, सॉरी फ्रुक्टोज की बात कर रहा हूँ, कीटोन विटोन की कोई बात नहीं। बताओ कितने एसिमेट्रिक कार्बन है फ्रुक्टोज में? पहले वाला है क्या? नहीं है, ये दो सेम हो गए। ये वाला कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे इसके? आंसर कितने होंगे इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे? 2 पावर n। n नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन है, तो नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन कितने हुए? 3। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू आपका नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर 2 पावर n 2 पावर 3 कितने बने? 8। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे किसके? फ्रुक्टोज के। फ्रुक्टोज में जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोनिक ग्रुप आपका लिखा हुआ देखो सेकंड। नेक्स्ट लिखते हैं आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो जनरल इंट्रोडक्शन क्लियर होगा। कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स को कहते हैं, या उन कंपाउंड्स को कहते हैं जो हाइड्रोलाइसिस पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स देते हैं, उनको कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। क्लासिफिकेशन 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 ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। देखो 3 क्लास में क्लासिफाइड किया गया है। मोनोसैकेराइड, याद है ना? मोनोसैकेराइड्स के बाद ओलिगो ओलिगोसैकेराइड्स, उसके बाद आपका पॉलीसैकेराइड्स। 3 क्लास में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। कार्बोहाइड्रेट क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 3 क्लासेस। पहली आपकी मोनोसैकेराइड्स, दूसरा आपका ओलिगोसैकेराइड्स, तीसरा आपका पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स कौन से हाइड्रोकार्बन, कौन से कार्बोहाइड्रेट होते हैं, है ना? those carbohydrates which cannot be hydrolyzed, उन्हें क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड्स। देखिए मोनोसैकेराइड्स पहले वाला केस आपका मोनोसैकेराइड है, C6H12O6 है। यहां इसके नीचे लिख रहा हूं मैं ग्लूकोज या फ्रुक्टोज, आपका ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। इसका आपने हाइड्रोलाइसिस किया, नो प्रोडक्ट इज फॉर्म, नो रिएक्शन ही लिख देता। जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं उनका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, तो जिन कार्बोहाइड्रेट्स का हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा वो आपको मोनोसैकेराइड्स कहलाएंगे। और दूसरे आपके सेकंड आपका ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स का हाइड्रोलाइसिस किया, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं 2 to 10 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स। इसका मतलब क्या हुआ? दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच गिव 2 to 10 units of monosaccharides on hydrolysis known as the oligosaccharides। यानी वे कार्बोहाइड्रेट्स जो जल अपघटन पर 2 से 10 यूनिट मोनोसैकेराइड्स की देंगे,
क्या कहलाएंगे वे? ओलिगोसैकेराइड्स कहलाएंगे। यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रोलाइसिस पर मोनोसैकेराइड्स की 2 से 10 यूनिट देते हैं उन्हें ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। 2 से 10 याद रखनी। ठीक है, जैसे अगर आपके पास यहाँ पे C12H22O11 है, प्लस हाइड्रोलाइसिस किया है, एसिड की प्रेजेंस में किया, ये आपका शुगर है, हाइड्रोलाइसिस करने पर आपका 2C6H12O6 बना है, 2 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स मिल गई, 2 यूनिट मिली है। रेफिनॉज इसी टाइप से होगा आपका, 3 यूनिट देगा रेफिनॉज, है ना, वो 3 यूनिट देगा। C18H32 प्लस O अभी लिख रहा हूं, देख C6H12O6 C18H32O16 रेफिनॉज। रेफिनॉज कितनी यूनिट दे रहा है? 3 यूनिट। ये आपका यानी ओलिगोसैकेराइड्स को फर्दर क्लासिफाइड करेंगे, किस किस में ध्यान से रखेंगे आप, कैसे देखिए साधिका, ओलिगोसैकेराइड्स को फर्दर क्लासिफाइड करेंगे आप, और करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। यहां लिख रहा हूं मैं डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स के बाद लिख रहा हूं ट्राइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स, पेंटासैकेराइड्स, लास्ट में क्या लिखेंगे आप, जो 10 यूनिट होगा डेका सैकेराइड्स। पता चला ना? तो ओलिगोसैकेराइड्स आपका डाइसैकेराइड से लेकर डेकासैकेराइड्स तक प्रोड्यूस करेगा यूनिट्स किसकी? मोनोसैकेराइड्स की। तो याद रखेंगे, 2 एग्जांपल आपके सामने है, एक तो डाइसैकेराइड्स का हो गया, एक ट्राइसैकेराइड्स का हो गया, टेट्रासैकेराइड हेडिंग डाला और लिख दा एटसेट्रा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको लिखना है। मोनोसैकेराइड्स आपका हो गया, डाइस ओलिगोसैकेराइड्स हो गया। ओलिगोसैकेराइड्स को फर्दर आपने क्लासिफाइड किया डाई में, ट्राई में, टेट्रा में, है ना, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना और डेका। डेका डेक्स 10 को कहते हैं। तो इस टाइप से आपका पूरे समझ ओलिगोसैकेर ओलिगो क्लियर हो गया। तीसरा जो पॉइंट आपका है, तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो आप करो करो, कौन से वाला, ये वाली बात, रेफिनॉज। रेफिनॉज का फॉर्मूला है C18H32O11, है ना, एक देगा ग्लूकोज, एक देगा फ्रुक्टोज, एक देगा मेनोज, 3 यूनिट दे रहा है। यहाँ 3 लिखा ना, 3 लिखा है। इसको तो मैंने क्या कहा, डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड क्यों? क्योंकि 2 यूनिट मोनोसैकेराइड के लिए हाइड्रोलाइसिस पे। इसे क्या कह रहा हूं मैं, ट्राइसैकेराइड्स। क्यों कहा ट्राइसैकेराइड्स? 3 यूनिट मिली है हाइड्रोलाइसिस पर। तो कितनी यूनिट हाइड्रोलाइसिस पर मिलती है वो ये आपने नाम रखा। तो रेफिनॉल का फॉर्मूला है C18H32O11। तो आपने देखा मैंने 18 कार्बन तो पूरे हुए, और 32 ये हैं, और ये आपके हैं 36, 32 में आपने 4 ऐड करना, 36 हो जाएगा। मैंने इसको बैलेंस करके देखा कि ओ स्किप हो गया था ब्रेन से, तो मैंने सोचा कि हाइड्रोलाइसिस किया, हाइड्रोलाइसिस करके इसकी 3 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स बनाई, फिर हमें पता किया कि कितने H कम है कितने O कम, फॉर्मूला बन गया C18H32O16। यानी ये वाला जो एग्जाम्पल है ये किसका है? ट्राइसैकेराइड्स का। रेफिनॉज एक ट्राइसैकेराइड्स है,
क्योंकि ये हाइड्रोलाइसिस पर 3 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस करेगा। सिंपल सी बातें हैं, तो इस पर क्वेश्चंस नहीं आएगा, बस इसको तो आपको याद रखना कि हाँ भाई ये टर्म है क्या, मोनोसैकेराइड्स क्या है, ओलिगोसैकेराइड्स क्या है, पॉलीसैकेराइड्स क्या है, क्वेश्चंस नहीं आएगा। सिर्फ आपको याद रखना कि टर्म आपकी क्या है। ओलिगोसैकेराइड्स की लिमिट है यानी 2 से लेकर 10 यूनिट तक, और 2 से लेकर 10 यूनिट तक आपको पता चलेगा। डाइसैकेराइड से लेकर आपका डेकासैकेराइड्स तक। तो एग्जांपल आपके सामने ओलिगोसैकेराइड्स के 2 लिखे, एक डाइसैकेराइड्स का लिखा, तो एक आपने ट्राइसैकेराइड्स का लिखा। ऐसे ही आप टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा का याद रखेंगे। ठीक है, समझ आई बात। तो ये ओलिगो तो एक आपका ऐसा है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स है जो हाइड्रोलाइसिस पर मोनोसैकेराइड्स की 2 से 10 यूनिट प्रोड्यूस करता है। स्वाति क्लियर है बेटा। उसके बाद नंबर आता है पॉलीसैकेराइड्स का। पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, है ना। पॉली का मतलब होता है मैनी होता है, यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स है हाइड्रोलाइसिस पर मोनोसैकेराइड्स की बहुत सी यूनिट प्रोड्यूस करेगा, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स के 2 एग्जांपल आपके पास देखिए कौन कौन से हैं। स्टार्च है C6H10O5 का होल N किया, प्लस NH2O लिखा, H प्लस लिखा, ये स्टार्च और सेलुलोज। इनकी स्ट्रक्चर याद रखनी है आप लोगों को। कभी कभी स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आपके पास, अगर आएगा कार्बोहाइड्रेट्स में जब भी क्वेश्चन आएगा, पिछला प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखेंगे तो स्ट्रक्चर्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। NC6H12O6, NC6H12O6 देखो फटाफट भैया, ये भी N है, ये भी N है, यहाँ 2 H12 हुआ, एक O तो 6 हुआ, और N का मतलब मैनी, आपका मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। N बराबर आपका N की जगह जो आपका लिखा हुआ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। सैक्रम से बना हुआ वर्ड है, सैक्रम, सैक्रम से वर्ड बना सैक्राइड। सैक्रम, सैक्रम कहते हैं शक्कर को, तो सैक्रम से बना हुआ वर्ड है सैकेराइड्स। और सैकेराइड्स यानी सैक्रम से सैकेराइड बना, सैक्रम कहते हैं शक्कर को। सैक्रम किसे कहते हैं, शक्कर को कहते हैं सैक्रम। तो ये आपका स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया। देखिए फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। कार्बन की नंबर यूनिट देखते हैं ना, कार्बन एटम्स देखते हैं आप, 3 4 5 6 स्टेप से लिख रहा हूं। नेम इसका लिखता हूं, यहाँ पे सफिक्स लिखता हूं, ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज। ठीक है, एक आपका टेट्रोज हो गया, ट्राइओज हो गया, हेक्सोज हो गया, और फिर आपका पेंटोज। तो यहाँ अगर एल्डिहाइडिक है, फंक्शन ग्रुप आपका कौन सा है, एल्डिहाइड या कीटोन्स, तो एल्डी ट्राइओज, एल्डी टेट्रोज। ठीक है, ऐसे एल्डी पेंटोज, एल्डी हेक्सोज, कीटो ट्राइओज। ठीक है भाई, कीटो ट्राइओज, कीटो टेट्रोज, कीटो पेंटोज, कीटो, ये तो कुछ नहीं, तो सिंपल सी बात है। एल्डिहाइड का है या कीटोन का है, तो मोनोसैकेराइड्स को फर्दर इस टाइप से क्लासिफाइड करके देखते हैं कि ये एल्डिहाइड का है या कीटोन्स का है। तो एल्डिहाइड का तो 3 कार्बन है तो ट्राइओज है,
4 है तो टेट्रोज है, 5 है तो पेंटोज है, 6 है तो आपका हेक्सोज है, और 7 है तो आपका हेक्सोज। ठीक है, ये इस पे कोई क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखते हैं, जिससे क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट बात है, इसे लिखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, इसका क्वेश्चंस कभी कभार आता रहता है। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को अच्छे से करना है, पहला कुछ नहीं हो तो सिंपल सी बात है, उससे क्वेश्चंस नहीं आता, सब क्वेश्चंस आएगा तो यहां से आएगा आपका स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज। तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कितने हैं, यानी कई सारे पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। पहला जो हेडिंग होगा आपका वो होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला on the basis of elemental analysis and molecular weight determination। elemental analysis and molecular weight determination, दो बात याद रखनी है। एलिमेंटल मतलब कौन कौन से एलिमेंट हैं ग्लूकोज में, कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंटल एनालिसिस एंड मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन, यानी ग्लूकोज में कितने एलिमेंट हैं उनका विश्लेषण किया, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना है उसका पता किया। इन दो बातों के आधार पर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना ग्लूकोज का, वो क्या बना आपका C6H12O6। तो क्या बात याद रखनी है, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंटल एनालिसिस एंड मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। याद रखेंगे बात, एलिमेंटल एनालिसिस एंड मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन। किसके आधार पर, तत्वों के विश्लेषण, एलिमेंटल कहते हैं तत्वों को, तत्वों के विश्लेषण और अणुभार के निर्धारण के आधार पर। मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं अणुभार को, अणुभार के निर्धारण के आधार पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा ग्लूकोज का वो C6H12O6। presence a straight chain of 6 carbon atom, presence of a straight chain of 6 carbon atom, 6 carbon atom in glucose, presence of a straight chain of 6 carbon atom in glucose, presence of a straight chain of 6 carbon atom in glucose। ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम्स की एक सीधी चेन होती है, सीधी श्रृंखला होती है 6 कार्बन की। यहां आपने लिखा ग्लूकोज C6H12O6 लिखा, प्लस HI के साथ ट्रीट किया, रिएक्शंस अपने आप पूरी करेंगे, कितनी बननी होगी, कितने HI लेंगे, रेड फॉस्फोरस लिया, और यहाँ जो आपका बना CH3, CH2, 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 CH3 बना, प्लस आपका H2O प्लस I2, बैलेंस अपने आप करेंगे रिएक्शन, फटाफट करके बताओ, बैलेंस खुद करनी है। एन हेक्सेन का फॉर्मेशन हुआ इसमें, एन हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन, बैलेंस करो फटाफट। वहां पर शादी का करो, बैलेंस करके बताओ, सिंपल सी बात, बैलेंस करके देखो कि यहाँ कितने आपके HI के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, आया तो देख बताओ बेटा, HI के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे,
क्या कहोगे इधर ओ कितने हैं? लेफ्ट में ओ कितने हैं? राइट में कितने हैं? कितने करने हैं? 5 करने हैं, जब 6 हैं। 5 करने हैं, जब 6 लेफ्ट में 6 ओ है। जब लेफ्ट में 6 है तो 6 ही ओ करने राइट में। एच कितने हो गए उधर? 26। इधर कितने फिलहाल? 12। 12 में कितना ऐड करें कि 26 हो जाए? 14 एच आई हो गया। अब आपका वहां I2 कितना हो जाएगा? 7I2। ठीक है, तो इसमें 14 एच आई के साथ ट्रीट करते हैं, यानी presence of a straight chain of 6 carbon atom in glucose when glucose treated with HI in the presence of red phosphorus, है ना, when hexane is obtained which confirm the presence of a straight chain of 6 carbon atom in glucose। ये जो रिएक्शंस आपने लिखी है इसमें एन हेक्सेन जो बनी है, एन हेक्सेन में कितने कार्बन की एक सीधी स्ट्रेट चेन है? 6 कार्बन की है। तो यहाँ 6 कार्बन की एक चेन सीधी रही होगी तभी जाके आपका एन हेक्सेन बना है। तो ये जो रिएक्शंस आपने किया है कि फॉर्मेशन ऑफ एन हेक्सेन से आपको थोड़ी हेल्प मिली है कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन एटम की एक स्ट्रेट चेन है। ठीक है, नंबर सेकंड थर्ड, presence of carbonyl group, presence of carbonyl group, carbonyl group in glucose, presence of carbonyl group in glucose, ग्लूकोज में कार्बोनाइल ग्रुप की प्रेजेंस को कंफर्म करना। और कार्बोनाइल ग्रुप आपको पता है सी डबल बॉन्ड होगा, आपका कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जिसमें होगा, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। यहां लिखा आपने ग्लूकोज, ग्लूकोज की रिएक्शंस की है NH2OH के साथ। NH2OH किसे कहते हैं महिमा? ग्लूकोज को ट्रीट किया NH2OH के साथ, है ना, इसे कहते हैं हाइड्रोक्सिल एमाइन। OH को हाइड्रोक्सिल कहते हैं और NH2 को एमाइन कहते हैं, तो हाइड्रोक्सिल एमाइन, है ना। बनता क्या है? ऑक्जाइम। ऑक्जाइम इज फॉर्म्ड। अगर यहाँ रिएक्शंस ना होती तो समझ लीजिए इसमें कार्बोनाइल ग्रुप ना होता। अगर ये दोनों रिएक्शंस करते हैं NH2OH और HCN, नीचे फिर लिख रहा हूं देखिए यहाँ, ग्लूकोज प्लस HCN, यहां बना आपको साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन इज फॉर्म्ड। अगर ग्लूकोज को ट्रीट कर रहे हैं NH2OH के साथ तो ऑक्जाइम बना, ग्लूकोज को ट्रीट कर रहा हूं HCN के साथ तो साइनोहाइड्रीन इज फॉर्म्ड, साइनोहाइड्रीन आपका बनता है। तो यहाँ पर ये दोनों रिएक्शंस कब होंगी? अगर ये ग्रुप आपका किसी कंपाउंड्स में ये ग्रुप है तो उसके साथ रिएक्शंस होती है ये। और यहाँ आपने लिखा H2NOH, H2O निकाल दिया बाहर, बना क्या? ऑक्जाइम। क्या बना ये? ऑक्जाइम। यानी ऑक्जाइम का फॉर्मेशन तभी होगा, यानी NH2OH उसी कंपाउंड के साथ इंटरेक्ट करेगा जिस कंपाउंड्स में कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अगर यानी NH2OH किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शंस कर रहा है तो उस कंपाउंड्स में कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, बस ये बात याद रखनी। यहाँ से ही बैठे, वैसे उस कमरे से आप अकेले अकेले बैठ के पढ़ाई होती है बढ़िया से, है ना। साइनो साइनोहाइड्रीन में बताओ क्या होगा? साइनोहाइड्रीन पूरी पूरी अप्रैल आप लोगों को ना दो मैं पूरा पहले आपको बना कर दूंगा 5 टेस्ट। अगर तुम लोग 5 टेस्ट तरीके से कर लिए ना तो समझ लीजिए कुछ नहीं होगा। होगा कुछ तो मैं कभी लगाता ही नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ इतनी सी बात जानता हूँ कि मेहनत ऊपर बात। तो एक है ना ऑस्ट्रेलिया की एक बॉक्सर है टीना रहीमी, पढ़िए उसके बारे में। उसने अपना वेट लूज करने के लिए बॉक्सिंग शुरू की थी, लेकिन आज वो स्टार है बॉक्सिंग। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप मेहनत करेंगे कि कुछ ना हो, ऐसा तो संभव नहीं कि ना हो, होगा अगर मेहनत की जाएगी।
बस आपको पॉजिटिव रहना है, मेहनत करनी है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हाँ नहीं होगा। सब बिल्कुल छोटे छोटे लोग बाग मेहनत करके जीता। यशस्वी जायसवाल कहाँ से कहाँ निकल के चला गया, गोलगप्पे बेचता था, कहाँ है। तो ये तो आप मत सोचना कि हमारा कुछ नहीं होगा, होगा सब कुछ, लेकिन बस मेहनत करनी है थोड़ी सी। साइनोहाइड्रिन शादी का किसे कहते हैं, साइनोहाइड्रिन। ये आपका OH है, ये आपका CN है। CN को कहते हैं साइनो, OH को कहते हैं हाइड्रीन। तो सीधी सी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो रिएजेंट है, ये यहाँ पर यहाँ डिस्प्लेस किया, H पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, CN पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इस नेगेटिव के साथ ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव इसके साथ चला गया, एडिशन प्रोडक्ट बनी आपकी। CN कहते हैं साइनो को, कहते हैं CN को साइनो कहते हैं, OH को हाइड्रीन कहते हैं। तो मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा, अगर किसी कंपाउंड में कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ ही रिएक्शंस करता है कौन, हाइड्रोक्सिल एमाइन एंड HCN, हाइड्रोजन साइनाइड आपका। तो ये यानी गारंटी है कि अगर ये किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शंस कर रहे हैं तो समझ लीजिए उस कंपाउंड में, अगर ये किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शंस कर रहे हैं तो उस कंपाउंड में आपका कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो पहली बात क्लियर हुई आपकी, ये तो कुछ था ही नहीं है तो वैसे याद रखना। दूसरी बात आपको पता चला कि इसमें स्ट्रेट चेन है 5 कार्बन एटम्स की है। उसके बाद दूसरा पता चला आपको प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इन ग्लूकोज, ग्लूकोज में कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इस बात का पता चल गया। ठीक है, उसके बाद क्या आपका, अब आपको कार्बोनाइल ग्रुप, आप लोगों को पता है कि कार्बोनाइल ग्रुप क्या हो सकते हैं, कितने होते हैं कार्बोनाइल ग्रुप आपका। कार्बोनाइल ग्रुप तो कॉमन है आपका, यहाँ कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड अगर आपका है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है आपका। इसे क्या कहते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। अगर कार्बोनाइल कार्बन से H एटम जुड़ जाए, अगर कार्बोनाइल कार्बन से H जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा वो, एल्डिहाइड। अगर कार्बोनाइल कार्बन से H ना जुड़े, अगर कार्बोनाइल कार्बन से H एटम जुड़ जाए तो क्या होगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। अगर कार्बोनाइल कार्बन पर H एटम ना हो तो क्या होगा आपका, कीटोन। अब हमें ये कंफर्म करना है, ये आपका एल्डिहाइड है और ये आपका कीटोन है। तो आपको ये कंफर्म करना है जो कार्बोनाइल ग्रुप है ग्लूकोज में, वो आपका एल्डिहाइडिक है या कीटोनिक है। ठीक है, यानी मैं कह रहा हूं कि कार्बोनाइल ग्रुप तो कॉमन है, ये तो कॉमन वर्ड है। कार्बोनाइल ग्रुप से आप एल्डिहाइड भी हो सकता है, उससे कीटोन भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है इस कार्बन पर। इस कार्बन से अगर H एटम अटैच है तो वो एल्डिहाइड होगा। इस कार्बोनाइल कार्बन से अगर H एटम अटैच नहीं है तो कीटोन होगा। तो अब हम ये कह रहे हैं कि ठीक है भाई, अब हमें नहीं पता कि ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप है या कीटोनिक ग्रुप है, तो आगे रिएक्शंस करके देखना है। तो अगर मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, देखियो, अगर आपके पास किसी कंपाउंड में CHO ग्रुप है, उसे ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट कर रहे हो तो ऑक्सीडेशन होगा COH में। अगर आपके पास कीटोनिक ग्रुप है, उसे ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो यहां पर आपका नो ऑक्सीडेशन, यानी इसका मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन, Br2 अपॉन H2O, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है आपका, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, यानी कमजोर ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। ये एल्डिहाइड को तो एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है, बट कीटोन को एसिड में ऑक्सीडाइज नहीं करता, यानी कीटोन का ये ऑक्सीडेशन नहीं करता, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं करता, ये एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करता है। यानी एल्डिहाइड ग्रुप को ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप में चेंज कर देता है, बट ये कीटोनिक ग्रुप को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। अब अगर हम इसके ग्लूकोज की ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शंस करें और ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शंस कर जाए तो समझ लीजिए, अगर ब्रोमीन वाटर ग्लूकोज के साथ रिएक्शंस कर जाए तो क्या कहोगे, ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। समझ गए ना इस बात को। तो भाई कार्बोनाइल ग्रुप तो कॉमन ग्रुप है, ये एल्डिहाइडिक भी हो सकता है या आपका कीटोनिक ग्रुप भी हो सकता है। फिर हमें इस बात को आइडेंटिफाई करना कि एल्डिहाइडिक ग्रुप है उसमें या कीटोनिक ग्रुप है।
है ना। पांचवा पॉइंट होगा प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप इन ग्लूकोज। प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप इन ग्लूकोज, यानी कार्बोनाइल ग्रुप तो कॉमन था, तो आपसे बता दिया, अभी सब लिखा हुआ। ग्लूकोज प्लस Br2 अपॉन H2O, Br2 अपॉन H2O, यहां बना ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड, इसका मतलब ब्रोमीन वाटर ने ग्लूकोज के साथ रिएक्शंस की है और ग्लूकोनिक एसिड बनाया है, तो इसका मतलब ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है आपका, CHO ग्रुप प्रेजेंट। CHO ग्रुप प्रेजेंट इन द ग्लूकोज, यानी ये ग्रुप आपका प्रेजेंट है भाई। आया क्या कहना चाह रहा हूं, ये बात समझ गए ना बेटा। पहले हमें ट्रीट किया है किसके साथ, ग्लूकोज को ट्रीट किया पहले NH2OH और HCN के साथ, तो दो आपकी प्रोडक्ट बनी है। वो दोनों प्रोडक्ट क्या बताती हैं, यानी आपका ऑक्जाइम बना और साइनोहाइड्रीन। वो दोनों रिएक्शंस क्या बताते हैं कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब कार्बोनिल ग्रुप आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप भी हो सकता है, ये मैं यहाँ बता रहा हूँ कि कार्बोनिल ग्रुप आपका एल्डिहाइडिक भी हो सकता है और कीटोनिक भी हो सकता है। तो हमें इस बात का पता कहाँ से पता चलेगा, साइड में जो रिएक्शंस कराई है। अगर ग्लूकोज में CHO ग्रुप प्रेजेंट है तो एसिड बनेगा, अगर ग्लूकोज में कीटोनिक ग्रुप होता है तो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शंस ना करता। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, ये चीज से पता चला, ब्रोमीन वाटर से पता चला। नंबर सेकंड आपका प्रेजेंस ऑफ 5OH ग्रुप इन ग्लूकोज। Presence of 5OH group in glucose. Presence of 5OH group. OH group in glucose. Glucose plus 5 ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। अगर ग्लूकोज टेट्राएसिटेट बनता, अगर 1 मोल ऑफ ग्लूकोज 1 मोल है, 5 मोल एसिटिक एनाइड्राइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, 5 मोल एसिटिक एनाइड्राइड के साथ रिएक्शन पे बनता क्या, अगर आपके पास OH है, ये आपका CH3CO, O आपका COCH3, यहां से लेकर यहां तक आपने ये निकाल दिया, रिएक्शन हुई कैसे आपका O COCH3 प्लस आपका CH3COH। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एसिटिक एनाइड्राइड OH ग्रुप के साथ रिएक्शंस करता है और ग्लूकोज का एक एसिटेट बनाता है, ग्लूकोज एसिटेट। मैं कह रहा हूं यहाँ ग्लूकोज, अगर एक मोल ग्लूकोज 4 मोल एसिटिक एनाइड्राइड के साथ रिएक्शंस करता तो वहां बनाता ग्लूकोज टेट्रा एसिटेट। फिर ग्लूकोज में कितने OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, 4, क्योंकि 4 मोल 1 मोल ऑफ ग्लूकोज रिएक्ट विद, अगर ग्लूकोज का 1 मोल 4 मोल एसिटिक एनाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता तो उस कंडीशंस में ग्लूकोज में 4 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अगर ग्लूकोज का 1 मोल 3 मोल एसिटिक एनाइड्राइड के साथ रिएक्शंस करता तो ग्लूकोज में 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं।
बट यहाँ ग्लूकोज का 1 मोल 5 मोल एसिटिक एनाहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बना रहा। इसलिए ग्लूकोज में कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है, 5 OH ग्रुप। रिएक्शंस OH की एसिटिक एनाहाइड्राइड के साथ मैंने बताई कैसे करनी है। रिएक्शंस मैंने बताया कि आपने कैसे करनी है। यहां पर ये आपका CHO है, CHOH, 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 CHOH और यहाँ नीचे आपका CH2OH। रिएक्शंस की किसके साथ, एसिटिक एनाहाइड्राइड के साथ, एसिटिक एनाहाइड्राइड के साथ रिएक्शंस करा रही। बना क्या, CHO, CHO CH3, CHO CH3, CHO CH3, CHO CH3, CH2O CH3, ठीक है, प्लस 5CH3। इसके नीचे नाम क्या लिखेगी महिमा, ग्लूकोज पेंटा। ये तो मैंने जनरल बताता हूं मैं ऐसे, यही तो बात है। ग्लूकोज की रिएक्शन एसिटिक एनाहाइड्राइड के साथ की, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बना, तो ये आपका ग्लूकोज पेंटा एसीटेट ही तो है, ये ग्लूकोज पेंटा एसीटेट ही तो बना, और प्लस 5CH3COH आपका, तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। इस बात को कंफर्म करता है कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं। सातवां पॉइंट है, छठा है, महिमा लिख दिया तो, presence of one primary OH group in ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज में कितने OH ग्रुप प्रेजेंट हुए, 5। उन 5 में से एक आपका प्राइमरी OH है, एक प्राइमरी OH है। मैं लिख रहा हूं, आप बताएंगे कौन सा आपका प्राइमरी OH है। कितने आपके प्राइमरी OH ग्रुप हैं, इसमें कितने सेकेंडरी OH ग्रुप हैं, बताओ फटाफट से। प्राइमरी OH ग्रुप कितने हैं, सेकेंडरी OH ग्रुप कितने हैं। टोटल आपके 5 OH ग्रुप हैं, 1 2 3 4 5 OH ग्रुप हैं टोटल। इन 5 में से प्राइमरी कितने हैं, सेकेंडरी कितने हैं, एक ही प्राइमरी है। ये भी आपका सेकेंडरी 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 सेकेंडरी, ये आपका प्राइमरी है, ये आपका प्राइमरी है। पता देखो कैसे चला हमें इसका, CHO CHOH होल 4 और ये आपका CH2OH। इसको मैं नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट कर रहा हूं, नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट कर रहा हूं। नाइट्रिक एसिड जो है वो एक ताकतवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ब्रोमीन वाटर की कंपेयर। ब्रोमीन वाटर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और नाइट्रिक एसिड आपका एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
ये सी एच ओ को सी ओ एच में, सी एच ओ एच होल 4 जो का तो रहेगा। ये आपका ग्लूकारिक एसिड पहले बना था ब्रोमीन वाटर के साथ ग्लूकोनिक एसिड, ये बना ग्लूकारिक एसिड, एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो ग्लूकारिक एसिड के फॉर्मेशन से आपको पता चला कि इसमें ऊपर और नीचे दो आपके कार्बोक्सिल ग्रुप आ गए। CHO ग्रुप भी आपका ऑक्सीडाइज हो गया COH ग्रुप में, CH2OH ग्रुप भी ऑक्सीडाइज हो गया आपका COH ग्रुप में। तो ये जो ऑक्सीडेशन बाय नाइट्रिक एसिड कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ वन प्राइमरी OH ग्रुप इन द ग्लूकोज। तो इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं कि कितने तो OH ग्रुप प्रेजेंट हैं, कि CHO ग्रुप है, यानी कार्बोनिल ग्रुप आपका CHO है या एल्डिहाइडिक है ना। बीच के सारे छोड़ दे तुझे पॉइंट। सर ये बुक में कहना इसलिए नहीं। अच्छा अच्छा। प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, प्रोबेबल स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज, जो ऊपर आपने सातों हेडिंग डिस्कस किए उनके आधार पर बनानी प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। एक स्टेट चेन है कितने कार्बन की, 6 कार्बन की एक स्टेट चेन है। तो सबसे पहले आपने एक स्टेट चेन लिखी 6 कार्बन की, उसके बाद एक कार्बोनिल ग्रुप है वो लिखा आपने, और कार्बोनिल में भी एक आपका यहाँ पर ये H एटम जुड़ेगा कार्बोनिल कार्बन से, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप है, और एल्डिहाइडिक ग्रुप आपका टर्मिनली हो सकता है, बीच में तो एल्डिहाइडिक ग्रुप आएगा ही नहीं, एक ही एंड पे हो सकता है। उसके बाद 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है, 5 OH ग्रुप आपके प्रेजेंट है, पांचों OH ग्रुप प्रेजेंट कर दिए, स्टेट चेन ऑफ 6 कार्बन एटम कर दी, और 5 OH ग्रुप प्रेजेंट कर दिए। बस थोड़ा सा याद रखना कि तीसरे कार्बन पर आपके सिलेबस में नहीं आई, इतना बड़ी बात नहीं है कि हाँ इसमें लेफ्ट में लिखना आपको OH ग्रुप यहाँ, और बाकी जो बचे हैं वैलेंसी वो सारी सेटिस्फाइड कर दी किससे, H एटम से सेटिस्फाइड कर। ये आपका H एटम हो गया, ये H एटम हुआ, ये H एटम हुआ, तो ये H एटम हुआ, तो ये आपका H एटम हुआ, तो ये आपका H एटम। तो ये जितने भी आपने ऊपर पॉइंट डिस्कस किए उन सभी पॉइंट के आधार पर जो स्ट्रक्चर्स है ग्लूकोज की वो ये स्ट्रक्चर्स बनी है ना। ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर्स आपको सीधा सीधा सा ये स्ट्रक्चर्स याद रखनी है। बस थर्ड कार्बन पे एक बात याद रखनी है आपने, थर्ड कार्बन पे बात क्या याद रखनी है कि इसमें OH ग्रुप आपका लेफ्ट में प्रेजेंट, OH ग्रुप आपका लेफ्ट। चलो आगे लिखते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे पॉइंट बेटा, साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक अच्छा, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज में लिखना है द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस leads us towards, the following observations leads us towards the cyclic structures, leads us towards the cyclic structures of glucose। कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं और किसकी ओर ले जाएंगे हमें, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज।
यानी जो ओपन चेन स्ट्रक्चर स्टडी करी है, ओपन चेन स्ट्रक्चर्स में देखो, यहां मैं ओपन चेन स्ट्रक्चर लिख रहा हूं आपको, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। सीएचओ ग्रुप नजर आ रहा आपने इसमें, बिल्कुल पक्का क्लियर सामने, ये सीएचओ ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर हुई, ओपन चेन स्ट्रक्चर है ना। लिखो, डिस्पाइट हैविंग सीएचओ ग्रुप, डिस्पाइट DESPITE, डिस्पाइट हैविंग CHO ग्रुप, डिस्पाइट हैविंग CHO ग्रुप, glucose does not give Sheep's test, does not give Sheep's test। यानी अगर फ्री CHO ग्रुप होता है तो किसके साथ रिएक्शन करता है, एमाइंस के साथ रिएक्शन करता है, क्या बनाता है, शीप्स रिएजेंट बनाता है। डज नॉट गिव शीप्स टेस्ट एंड it does not give addition product with, and it does not give addition product with NaHSO3, NaHSO3। यानी ये कह रहा कि इसके पास जब आपका CHO ग्रुप प्रेजेंट है तो CHO ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से शीप्स टेस्ट भी देना चाहिए, और जब इसके पास CHO ग्रुप प्रेजेंट है तो CHO ग्रुप तो क्या बनाता है, ये CHO ग्रुप तो एडिशन प्रोडक्ट बनाता है किसके साथ, NaOS डबल बॉन्ड O, ये आपका OH, यहाँ आपका Na पॉजिटिव है तो ये आपका नेगेटिव है, वो सल्फर के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां किया तो एडिशन प्रोडक्ट बनती है आपकी ONaOH, सॉरी SO3Na, ये एडिशन प्रोडक्ट बननी चाहिए आपकी, एडिशन प्रोडक्ट बननी चाहिए थी। तो शादी का ये न तो सेफ टेस्ट दे रहा और न ये एडिशन प्रोडक्ट बना रहा, किसके साथ, NaHSO3 के साथ। तो इसका मतलब क्या कहोगे आप, इसमें कहोगे कि इसमें तो फ्री CHO ग्रुप एब्सेंट है, फ्री CHO ग्रुप आपका प्रेजेंट ही नहीं है, वो तो एब्सेंट है। लिखो रिएक्शन को फटाफट लिखो, नीचे लिखो फिर, जल्दी जल्दी करो। रिएक्शंस लिख दी, इसमें एक बार होनी चाहिए, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट does not react with hydroxylamine, glucose pentacetate does not react with hydroxylamines, indicating the absence of free CHO group, in glucose। तीन बात आपको याद रख लेनी है, जब इसमें CHO ग्रुप है आपका, यानी जब इसके पास CHO ग्रुप है प्लस शीप्स रिएजेंट
ठीक है। दूसरी बात लिखी आपने CHO ग्रुप प्लस NaHSO3, नो एडिशन प्रोडक्ट, नो टेस्ट, कोई टेस्ट नहीं आपको मिलता, नो एडिशन प्रोडक्ट, कोई एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनती, नो एडिशन प्रोडक्ट। और यहां पर आपका अगर इसमें CHO ग्रुप है और CHO के साथ साथ आपका यहाँ CHOCOCH3 होल 4 CH2OCOCH3 प्लस NH2OH, नो रिएक्शन। ये समराइज करके ऐसा रखा करके अपने नोट्स में ऐसे लिखते हैं वैसे 3 बात कि CHO ग्रुप अगर प्रेजेंट है जब ग्लूकोज में, और ये रहा यहाँ ग्लूकोज पेंटासीटेट में भी CHO ग्रुप है, तो जब CHO ग्रुप है तो CHO ग्रुप तो सेफ टेस्ट भी देता है, सेफ रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है। और जो CHO ग्रुप होते हैं जो एल्डिहाइड होते हैं वो तो रिएक्शन करते हैं किसके साथ, NaHSO3 के साथ रिएक्शन करते हैं। एल्डिहाइड सेफ टेस्ट भी देते हैं, एल्डिहाइड NaHSO3 के साथ एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं। और यहाँ जो ग्लूकोज का ग्लूकोज पेंटासीटेट है, ग्लूकोज पेंटासीटेट ने हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ रिएक्शन करना चाहिए, हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ रिएक्शन करके एक ऑक्साइम बनाना चाहिए, बट ये तीनों ही रिएक्शंस नहीं हो रही। तो महिमा तीनों रिएक्शंस ना होने का मतलब क्या कहोगे आप? तो इसका मतलब ये तो तीनों रिएक्शंस तो किसके हैं, CHO ग्रुप की हैं। तीनों रिएक्शन किसकी, CHO ग्रुप की हैं। और CHO ग्रुप हमारे पास ये इसमें है यहाँ पर ओपन चेन स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज में, ग्लूकोज के जो ओपन चेन स्ट्रक्चर्स है उसमें फ्री CHO ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन ये 3 जो मैंने ऑब्जर्वेशन आपके सामने लिखे हैं, 3 ऑब्जर्वेशन, ये क्या करे, ये इसका मतलब तो इसमें इंडिकेटिंग द अब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप इन ग्लूकोज। तो यहाँ ये ऐसे लिखा करते हैं बस लाइनिंग में, ऐसे लिखा करते हैं कि अगर ग्लूकोज में CHO ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे सेफ टेस्ट देना चाहिए, लेकिन वो नहीं देता, डज नॉट गिव सेफ टेस्ट। अगर इसमें CHO ग्रुप है तो इसने NaHSO3 के साथ एडिशन प्रोडक्ट बनाना चाहिए, लेकिन नहीं बनाता। अगर इसमें फ्री CHO ग्रुप है तो इसने हाइड्रोक्सिल एमाइंस के साथ रिएक्शंस देनी चाहिए। तो ये तीनों बात क्या करते हैं, तीनों बात इस बात को इंडिकेट करते हैं, इंडिकेटिंग अबाउ 3 ऑब्जर्वेशंस indicate the absence of free CHO group in glucose। अब ओपन चेन स्ट्रक्चर में तो आपको फ्री CHO ग्रुप नजर आ रहा है, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर की सही नहीं है। ये जो तीन कमियां हैं ये किसकी ओर ले जा रही है हमें, है ना, 3 ऑब्जर्वेशन से लीड्स अस टुवर्ड्स द साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर्स की ओर ले जाती है। इसमें नीचे लिखो एक बात और, नीचे लिखो पॉइंट, एक पॉइंट और लिखो फटाफट। Glucose exists in 2 different crystalline forms. Glucose exists in 2 different crystalline forms, which are named as alpha and beta. Glucose is found to exist in 2 different crystalline forms. एक आपकी क्या है, which are named as alpha and beta. लिखो अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज is obtained as is obtained as लिखो यहां कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन 303 केल्विन टेम्परेचर पे किया। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज
आपको यहाँ अल्फा ग्लूकोज मिलेगा, अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज hot and saturated, hot and saturated aqueous solution of glucose, hot and saturated aqueous solution of glucose crystallization, crystallization 371 Kelvin, बीटा ग्लूकोज। बताओ फटाफट सोच के बताओ। एक आपकी अल्फा ग्लूकोज बना। अब मैंने पैराग्राफ पढ़ा, पैराग्राफ देखा, पैराग्राफ देख के मैंने सिर्फ सिंपल सी बात ये लिखी, एक आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, अगर आप ग्लूकोज के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस का क्रिस्टलाइजेशन करते हो, क्रिस्टलीकरण करते हैं, क्या बनेगा आपका अल्फा ग्लूकोज। अगर आप हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज लेंगे, हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज लिया और उसका क्रिस्टलाइजेशन किया, टेम्परेचर याद रखना 303 केल्विन पे किसका करेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का, और 371 पे किसका करेंगे, हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। तो ये दोनों आज सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन किसे कहते हैं पता है क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन संतृप्त विलयन कहते हैं हिंदी में, संतृप्त विलयन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी जलीय, जलीय संतृप्त विलयन ग्लूकोज का गर्म व संतृप्त जलीय विलयन है, इसका मतलब ग्लूकोज का गर्म व संतृप्त जलीय विलयन, एक्वस कहते हैं जलीय को, समझ रहे हो ना। तो हिंदी में इसको कहते हैं ग्लूकोज का गर्म व संतृप्त जलीय विलयन का आप क्रिस्टलीकरण करते हैं तो आपको बनेगा बीटा ग्लूकोज। एक आपका बना अल्फा ग्लूकोज। तो ये दो बात है, यानी अलग अलग फॉर्म जब क्रिस्टलाइजेशन करते हैं आप अलग अलग सॉल्यूशंस का ग्लूकोज के, तो दो अलग अलग फॉर्म बनती हैं, उनमें एक आपकी बीटा फॉर्म होती है तो एक आपकी अल्फा फॉर्म होती है। तो इन दोनों फॉर्म को आप फटाफट बनाएंगे, उसके बाद आपकी देखो कैसे बनाया होगा आज। साक्षी कह रही कि सर ये तो आज कराया हमें, दोनों स्ट्रक्चर्स है ना। तो ये CH डबल बॉन्ड O, C आपका OH, ये H है, CHOH हुआ, COH तो H हुआ, COH H हुआ, COH तो आपका ये H और ये H हुआ। इंटरेक्शंस में किस किस के बीच में कर रहा हूं, यानी कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप यहां से यहां कर रहा हूं मैं, आया तो ऐसा करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो गया। और पांचवें कार्बन का जो C पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका कहाँ अटैक करेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका अटैक करता है यहाँ प्लस पे, और ये H आपका इसके पास ही आ जाएगा आपका H एटम इसके पास है, ठीक है। तो मैं देखो क्या लिख रहा हूं, इस H को बाहर ही करके लिख रहा हूं बेटा, कंफ्यूज हो सब बचे, कंफ्यूजन से बचे अगर आप देखिए ध्यान से। HCOH, COH आपका H, CHOH, COH तो आपका H, COH तो ये आपका H, इकट्ठा करके लिख रहा हूं मैं CH2OH, इस वाले को इकट्ठा करके लिख रहा हूं, यहां से यहां तक आपका O जुड़ा हुआ है, O किसके साथ जुड़ा है, पहले और पांचवें कार्बन, इसे कहता हूं मैं अल्फा ग्लूकोज।
सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं करना, बस यहाँ पर चेंज करना पोजीशन इसकी OH की। आयत याद रखना, अगर OH राइट हैंड साइड में है तो अल्फा है फर्स्ट कार्बन पे, अगर OH लेफ्ट हैंड साइड में है तो आपका बीटा है। बस इतनी सी बात याद रखना। इसको बनाया मैंने इस वाले फॉर्म अंतर देख लो दोनों में। OH की पोजीशन फर्स्ट कार्बन पे डिफरेंट है, फर्स्ट कार्बन पे OH ऊपर है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, बीटा ग्लूकोज कहलाएगा। अगर ये OH नीचे फर्स्ट कार्बन पे तो ये अल्फा ग्लूकोज कहलाएगा। दोनों का अंतर समझ लो कहाँ कहाँ कैसे। ये बात समझ गई, इस स्ट्रक्चर्स की आवश्यकता क्यों आनी पड़ी। वो तीन बात याद रखनी, तीन ऑब्जर्वेशन, इनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। और फिर क्रिस्टलाइजेशन पर डिफरेंट प्रोडक्ट देना, यानी जब इसी का ही आप ऐसे ग्लूकोज लिखा करते हैं, ग्लूकोज, ग्लूकोज का अलग अलग सॉल्यूशन लेना है, क्रिस्टलाइजेशन करना है अलग अलग सॉल्यूशन का, और क्रिस्टलाइजेशन करने पर एक आपका अल्फा ग्लूकोज बनता है तो एक आपका बीटा ग्लूकोज बनता है। अगर शादी का मैं टेस्ट में दे दूं, लिख दूं कि कौन सा सॉल्यूशन ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज फॉर्म करेगा क्रिस्टलाइजेशन पे, तो याद रहने का हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन से बीटा बनेगा, और केवल आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से आपका अल्फा बनेगा। अगर यहां मैं ना बता के चलूं कि ऐसे आपको दोनों को सेपरेट करके माइंड में सेट करना है, तो आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाए कि कौन सा सॉल्यूशन ग्लूकोज का अल्फा फॉर्म देगा क्रिस्टलाइजेशन पे, कौन सा बीटा फॉर्म देगा, बीटा ग्लूकोज देगा। अगर इस बात को मैं ना बता के चलूं तो मैं यहाँ कल ही क्वेश्चन पूछ लूं तो आप नहीं बताओगे। तो ऐसे पढ़ना बस ध्यान से कि हाँ कैसे कैसे डिफरेंट सॉल्यूशन का क्रिस्टलाइजेशन क्या, क्रिस्टलाइजेशन तो आपकी डिफरेंट प्रोडक्ट बनी, डिफरेंट प्रोडक्ट बनी तो आप, तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर्स यही पढ़ी होगी साइक्लिक आर्ट, तो सर ने सीधी लिखवा दी होगी, बायो में तो सीधी है, हमें थोड़ा सा इंटरेक्शंस कहाँ कहाँ किस किस के बीच में हुआ, तो ऐसे तो हमें ये भी बात लिखी कि हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हम पढ़ क्यों रहे हैं, ग्लूकोज की क्यों जरूरत आन पड़ी साइक्लिक स्ट्रक्चर्स की, कैसे किस वजह से साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़नी पड़ी है। तो कुछ जब उसमें CHO ग्रुप हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज में, तो उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस क्लियर करने चाहिए बट उनको नहीं क्लियर करता। जब उनको क्लियर नहीं करता तो उसका मतलब इसमें हम कैसे मान लें कि फ्री CHO ग्रुप है, तो फ्री CHO ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। यहाँ यहाँ आपका CHO ग्रुप प्रेजेंट नहीं है क्या, यहाँ देखिए आया कहीं CHO ग्रुप नजर आ रहा क्या, नहीं है। उसमें CHO ग्रुप नजर आ रहा कहीं, नहीं है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स में CHO ग्रुप नहीं है, तो इन स्ट्रक्चर्स की वजह से उन ऑब्जर्वेशंस को ये नहीं देता। ठीक है, आपसे बताऊंगे अब आपको केमिस्ट्री की क्लास कब होगी, मैं आपको ग्रुप में छोड़ दूँ। सर अभी 1 महीने नहीं हो जाएगी सर, चलिए क्या 1 महीने फिजिक्स चलेगी तुम्हारी छुट्टी, ठीक है फिजिक्स के साथ साथ शायद लगाऊंगा केमिस्ट्री को, ध्यान से डाल दिया करना बेटा, ये सब बंद कर ले और बस पढ़ो। आयुषी, आयुषी के बराबर में नाम भूल गए, छवि दिमाग ना थोड़ी जाएगी।
और बनाऊँगा मैं आप लोग